क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए हमारा जो कॉमन टॉपिक चल रहा है वो है अल्कोहल, जिसके पार्ट नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डाईहाइड्रिक अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया। डाईहाइड्रिक अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रिया, जिसके अंदर निर्जलीकरण तक रिएक्शन हो गई थी। उसके बाद में एक ही रिएक्शन बची है, वो है पीनेकोल पीनेकोल पुनर्विन्यास, पीनेकोल पीनेकोल रीअरेंजमेंट। एक प्रकार से नेम रिएक्शन है ये। इसके अंदर जैसे हमारे पास ये कार्बन CH3 और C और CH3 और यहाँ पे OH और OH जुड़ा होता है और इसको बोला जाता है पीनेकोल। क्या बोला जाता है? पीनेकोल। यानी कि टेट्रा मेथिल ग्लाइकोल को क्या नाम दे दिया? पीनेकोल नाम दे दिया, पीनेकोल। देखिए टेट्रा मेथिल ग्लाइकोल क्या हो गया? पीनेकोल हो गया। और इस पीनेकोल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, जिससे CH3 C डबल बॉन्ड O और C और CH3 और ये CH3, इसको बोला जाता है पीनेकोलोन, पीनेकोलोन। तो पीनेकोल की जब रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाई जाए तो ये पीनेकोलोन में चेंज हो जाता है, या फिर पीनेकोल से पीनेकोलोन का निर्माण होता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है पीनेकोल पीनेकोल रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन के अंदर रीअरेंजमेंट होता है, इसलिए इसका नाम हो गया पीनेकोल पीनेकोल रीअरेंजमेंट। अब ये H2O का मॉलिक्यूल कैसे निकला, पीनेकोल से पीनेकोलोन कैसे बना, ये मैकेनिज्म से पता चलता है। सबसे पहले पीनेकोल लेंगे वापिस, CH3 ये कार्बन, इसके साथ भी CH3 जुड़ा है और यहाँ भी CH3 और यहाँ OH और ये OH, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये कार्बन इसके साथ CH3 और ये CH3 आ जाएगा और यहाँ पर O और H और इस कार्बन के साथ CH3 और CH3 और इस OH के साथ क्या जुड़ जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, OH2 आ जाएगा। और अब इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड हो चुके हैं। किसके? ऑक्सीजन के। क्या हो गए हैं? ऑक्सीजन के। अब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये H2O के रूप में बाहर निकलेगा और यहाँ पे CH3 C और CH3 और O और H और ये C और CH3 और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इसको बोलेंगे कार्बोकैटाइन फर्स्ट। क्या बोलेंगे? कार्बोकैटाइन फर्स्ट। यानी कि इस रिएक्शन के अंदर 2 कार्बोकैटाइन का निर्माण होता है। वैसे ये C पर पॉजिटिव चार्ज है और 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करवा रहे हैं? रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, क्या करवा रहे हैं? रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये CH3 कहाँ आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा, तो CH3C ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ O और H
और ये कार्बन इसके साथ CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3 और इसके साथ ये CH3 और जुड़ जाएगा और ये कार्बोकेटाइन सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन सेकंड बन जाएगा। 2 कार्बोकेटाइन बनते हैं इसके अंदर। अब लास्ट में रिएक्शन जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो इस तरीके से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा और C और O के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH3 और ये CH3 और ये CH3 और यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकल गया और ये क्या बन गया? पिनेकोलोन बन गया। क्या बन गया? पिनेकोलोन बन गया। किससे बन गया? पिनेकोल से। क्या बन गया? पिनेकोल से। अब देखिए इस रिएक्शन को हमने पिनेकोल की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बन रहा था? पिनेकोलोन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या था? पिनेकोल पिनेकोल पुनर्विन्यास। क्या था? पिनेकोल पिनेकोल पुनर्विन्यास। मैकेनिज्म के आधार पर हमें पता चलता है कि हम टेट्रा मेथिल ग्लाइकोल लेते हैं और इसकी H पॉजिटिव के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये H पॉजिटिव इस OH के साथ जुड़ रहा है तो OH2 पॉजिटिव के रूप में आ गया। यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा H2O के रूप में तो कार्बोकेटाइन फर्स्ट बन जाएगा और फर्स्ट जो कार्बोकेटाइन बना है वो एक तृतीय कार्बोकेटाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद में रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं हम। रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं तो इस ग्रुप को इस कार्बन पर भेज रहे हैं तो यहाँ आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और जो O और H के बीच का बॉन्ड है वो टूट जाएगा और H पॉजिटिव क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और पिनेकोलोन बन जाएगा। अब बात ये आती है इस रिएक्शन के अंदर कि इसके अंदर 2 कार्बोकेटाइन बनते हैं, एक कार्बोकेटाइन फर्स्ट और एक कार्बोकेटाइन सेकेंड। ठीक है, कार्बोकेटाइन फर्स्ट है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है, और कार्बोकेटाइन सेकंड है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन नहीं है बल्कि जो कार्बन है वो तृतीय कार्बन माना जा सकता है, क्योंकि टर्सरी कार्बोकेटाइन का मतलब ये हो गया कि जिस कार्बन के साथ कोई भी ग्रुप जुड़ा हो या जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो उसके साथ 3 अन्य कार्बन जुड़े होते हैं तो वो टर्सरी होता है। तो फर्स्ट के अंदर तो 3 कार्बन जुड़े हैं तो टर्सरी कार्बोकेटाइन है, लेकिन सेकंड जो है वो टर्सरी कार्बोकेटाइन नहीं कह सकते, लेकिन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन टर्सरी है या तृतीय कार्बन है। ठीक है, तो अब देखिए हम फर्स्ट और सेकंड कार्बोकेटाइन की बात करें तो इसमें टर्सरी कार्बोकेटाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करते हैं तो टर्सरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, ये हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं और ऐसा ही होता है। लेकिन सेकेंड जो ये सेकेंड कार्बोकेटाइन है वो इस टर्सरी कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं वो इसके साथ में रेजोनेंस करते हैं, अनुनाद करते हैं, जिससे ये अनुनादी स्ट्रक्चर शो करते हैं और अनुनादी स्ट्रक्चर शो करते हैं तो इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए जो टर्सरी कार्बोकेटाइन की तुलना में तृतीय कार्बन वाला जो कार्बोकेटाइन है या फर्स्ट कार्बोकेटाइन की तुलना में सेकंड कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखिए CH3 और ये कार्बन और O और H ये है हमारे पास और CH3 C और CH3 और CH3 और ये CH3 ये कार्बोकेटाइन सेकंड है। ये क्या है? कार्बोकेटाइन सेकंड है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। कार्बोकेटाइन फर्स्ट की तुलना में सेकंड ज़्यादा स्टेबल है,
लेकिन ये कार्बन टर्सरी कार्बन कार्बोकेटाइन नहीं है, ये कार्बन तृतीय कार्बन है। ठीक है, तो ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर या युग्मन जो सी होता है वो डबल सिंगल डबल के मध्य, डबल सिंगल नेगेटिव चार्ज, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज के मध्य युग्मन होता है। और युग्मन से होने से उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो लैम्बडा मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो लगभग 60 बढ़ जाती है। हम फर्स्ट यूनिट के अंदर लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालेंगे यूवीओ या आईआर के अंदर। तो जहाँ युग्मन होता है ना वहाँ पर अपने तरंगदैर्घ्य का जो मान होता है वो एक्स्ट्रा लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपस में अनादि स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, ये फर्स्ट है। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ रेजोनेंस शो करते हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो ये कार्बन और O के बीच में, कार्बन और O के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके लोन पेयर यहाँ रह जाएंगे और ये कार्बन CH3 और CH3 और CH3 और ये सेकेंड नंबर अनादि स्ट्रक्चर हो गई। यानी कि कार्बोकेटाइन फर्स्ट के अंदर ऐसी कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बनती, इसलिए कार्बोकेटाइन फर्स्ट जो है वो इतना स्टेबल नहीं होता। और सेकंड जो कार्बोकेटाइन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसके अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनती है। ये फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर थी और ये सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा हो जाती है या स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए कार्बोकेटाइन जो सेकंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटाइन सेकंड ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके साथ ही हमारा पिनेकोल पुनर्विन्यास समाप्त होता है और इसके साथ ही डाईहाइड्रिक एल्कोहल की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो भी कंप्लीट होती हैं। 7 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात की हमने। उसके बाद में हमने मोनोहाइड्रिक कर लिया, डाईहाइड्रिक, और अब तीसरा आता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ कोई भी 3 OH जुड़े होते हैं तो उसको ट्राईहाइड्रिक कहा जा सकता है या फिर इसको क्या बोला जा सकता है, गिल्सरोल, गिल्सरोल भी कहते हैं। अब देखिए ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब जब किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के साथ 3 OH ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसको ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। ये 3 OH जुड़े हुए हैं और इसको साधारण भाषा में गिल्सरोल भी कह सकते हैं। इसकी बनाने की विधियाँ, इतनी ही बनाने की विधियाँ होती हैं, 4 विधियाँ, या चौथे के अंदर 2 है तो 5 विधियाँ होगी बनाने की। एक साथ इसीलिए लिखा है कि आपका जो कोई भी टॉपिक हो आगे पीछे ना हो जाए। तो पहला मेथड आता है वसा और तेल के साबुनीकरण से साबुन बनती है इसके अंदर, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, साबुनीकरण की प्रक्रिया। और प्रोपिलीन से बनाते हैं हम शर्करा का किण्वन, यानी कि सुक्रोज का किण्वन करते हैं अपने एथेनॉल बनाने के लिए। तब उसमें कुछ मात्रा के अंदर गिल्सरोल बनता है या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बनता है। ये तो 3 विधियाँ थी साधारण। और संश्लेषण विधि के अंदर हम प्रोपीन से संश्लेषित कर सकते हैं गिल्सरोल को और एक्रोलीन से संश्लेषित कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन विधियों के द्वारा हम गिल्सरोल का या ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण करेंगे। एक एक विधि करेंगे। जैसे पहली विधि आती है वसा व तेलों के साबुनीकरण से, वसा व तेलों के साबुनीकरण से। तो इसके अंदर जो वसा या तेल काम में लिया जाता है वो लिया जाता है सोडियम। अपने क्या करते हैं, जैसे ट्राईगिल्सरोइड काम में लेते हैं या फिर इनको गिल्सरोइड भी कह सकते हैं। तो
तो स्टेरिएट अमल या पोमेटेड अमल को काम में ले सकते हैं, जिसके द्वारा गिल्सरोल बना सकते हैं CH2O CO C17 H35 और CH2 C17 H35 और CH2O C17 CO C17 H35। तो ये क्या होते हैं? स्टीरिएट होते हैं। स्टीरिएट बसा या तेल, या इनको गिल्सरोइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गिल्सरोइड। गिल्सरोइड नाम भी दे सकते हैं। और इनकी जो रिएक्शन होती है वो NaOH या क्षार के साथ करवाई जाती है। तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा और ये इनके साथ H तीनों के साथ जुड़ जाएंगे। तो CH2OH और CHOH और CH2OH, इसको क्या नाम दे देते हैं? गिल्सरोल। और गिल्सरोल यानी कि ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल भी है। और साथ में C17 H35 COONA 3 मॉलिक्यूल इसके प्राप्त होते हैं। इसको बोला जाता है सोडियम स्टीरिएट। और ये क्या होती है? साबुन होती है। साबुन बनाने की रिएक्शन के अंदर भी इसको काम में लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है साबुनीकरण की प्रक्रिया, या साबुन जो बनता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है साबुनीकरण। तो यहाँ पर गिल्सरोइड को काम में लिया, क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? गिल्सरोल प्राप्त हो गया। और फिर गिल्सरोल के अंदर जो C17 H35 CONA जुड़ जाएगा, और इसलिए इसको बोला जाता है सोडियम स्टीरेट। और सोडियम स्टीरेट जो होता है वो एक साबुन होती है, और इसीलिए इस प्रक्रिया को बोला जाता है साबुनीकरण की प्रक्रिया। क्या बोला जाता है? साबुनीकरण की प्रक्रिया। तो इस तरीके से वसा और तेलों के साबुनीकरण मेथड से भी हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल यानी कि गिल्सरोल बना सकते हैं। दूसरा मेथड आता है प्रोपिलीन से। इसके अंदर CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 इसको लिया जाता है, और इसको लेकर के क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको ऑक्सीकृत किया जाता है। और ऑक्सीकृत करने पर CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO में चेंज हो जाता है। यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड समूह में, या क्या बन जाएगा? इसको एक्रोलीन भी बोल सकते हैं। इसका फिर NI की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं। अपचयन करवाने से ये एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ में, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, यानी कि जो एल्डिहाइड वाला समूह है वो किस में चेंज हो गया? एल्कोहलिक समूह में चेंज हो जाएगा। और उसके पश्चात इसको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, तो ये CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा और CH के साथ भी OH जुड़ जाएगा और CH2 के साथ OH आई, और इसी के साथ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? गिल्सरोल की। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? गिल्सरोल की। और गिल्सरोल क्या है? एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो सबसे पहले प्रोपिलीन को लिया, क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में ऑक्सीकृत करवाया, तो ये कार्बन ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड समूह में चेंज हो जाएगा
और इसको बोलेंगे एक्रोलीन। और एक्रोलीन को निकल की उपस्थिति में अपचित करवाते हैं तो ये एल्कोहल में चेंज हो जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में उत्प्रेरित करवाने पर हमें ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोपिलीन से भी ग्लिसरॉल बनाया जा सकता है। 2 मेथड कंप्लीट हो गए। तीसरा मेथड आता है शर्करा के किण्वन से। शर्करा के किण्वन से शर्करा के किण्वन से तो जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है एथेनॉल बनाने के लिए, तब इसके अंदर जो ग्लिसरॉल है वो बनता है C12H22O11 और इसका क्या करवाएंगे, ईस्ट या जाइमेज की उपस्थिति में किण्वन करवाएंगे जिससे यहाँ पर एक तो ग्लिसरॉल प्राप्त हो जाएगा और एक एल्डिहाइड समूह प्राप्त हो जाएगा या एल्डिहाइड कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा और प्लस कुछ CO2 बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C3 क्योंकि 3 कार्बन है और यहाँ पे 3 और 2 5 और 5 और 3 8, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन फिर 3 है। तो C3H8O3 यानी कि इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल है और इसको एसिटाल्डिहाइड या एल्डिहाइड कह सकते हैं। और ये क्या बन जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड। क्या बन जाती है, कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखिए, शर्करा के किण्वन से किसका निर्माण हो गया, ग्लिसरॉल का निर्माण हो गया। फिर उसके पश्चात चौथा मेथड आता है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधियाँ, और संश्लेषण विधियों में सबसे पहली जो विधि आती है वो आती है प्रोपीन से। सबसे पहली विधि आती है प्रोपीन से। जो संश्लेषण विधियाँ होती हैं वो इस प्रकार की विधियाँ हैं जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, जो या तो हम उद्योगों में बनाते हैं ग्लिसरॉल इनके द्वारा, या फिर अपने क्या करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, लैब्स बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरी होती है उनके अंदर प्रोपीन से क्या बनाया जा सकता है, ग्लिसरॉल। प्रोपीन से क्या बनाया जा सकता है, ग्लिसरॉल। तो इसके अंदर क्या करते हैं अपने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये लेते हैं और इसकी सबसे पहले Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है। और Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा और इसके साथ Cl और CH डबल बॉन्ड CH2 ये प्राप्त हो जाएगा। और उसके पश्चात अपने क्या करते हैं, इसको HOCl के साथ अभिक्रिया करवाएं तो OH इस CH2 के साथ जाएगा और Cl इसके साथ जाएगा। तो एक मिनट रुको, Cl और CH2 आएगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि CH3 को CH2 में चेंज कर दिया, एक HCl बाहर निकल गया। तो इस CH2 के साथ Cl और फिर उसके बाद CH के साथ Cl और फिर उसके बाद CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा। फिर अपने क्या करवाएंगे, इसकी NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यहाँ से 2NaCl बाहर निकल जाएंगे और इस CH2 के साथ OH और इस CH के साथ भी OH और इस CH2 के साथ भी OH जुड़ जाएगा और इस प्रकार ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाएगा। ग्लिसरॉल क्या है, एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो प्रोपीन की Cl2 के साथ विक्रिया करवाई,
HCl बाहर निकल गया, Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 HOCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव की फॉर्म में होगा और इस तरीके से जुड़ जाएगा और NaOH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल। क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल। फिर उसके बाद में संश्लेषण विधि में पहली विधि प्रोपीन से हो गई और दूसरी जो विधि आती है वो आती है एक्रोलीन से। क्या आती है, एक्रोलीन से। CH2 डबल बॉन्ड CH इसको क्या बोला जाता है, एक्रोलीन। एक्रोलीन से हम ग्लिसरॉल बना रहे हैं और एक्रोलीन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जब CHO ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको एक्रोलीन बोला जाता है और इस एक्रोलीन का हाइड्रोजनीकरण करवाओ या चयन करवाओ उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तब एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और एक इसके साथ में, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 और OH और क्या बन जाएगा, एलिलिक एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एलिलिक एल्कोहल। एक होता है बाइनिल एल्कोहल CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ OH जुड़ा हो, ये तो बाइनिल एल्कोहल क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा हुआ है, और ये एलिलिक एल्कोहल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड फिर उसके साथ OH जुड़ा होता है, तो sp3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड के बाद में, तो वह एलिलिक एल्कोहल होगा, और sp2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो वो बाइनिल एल्कोहल होता है। तो हमें बाइनिल एल्कोहल की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एलिलिक एल्कोहल बन गया और इस एलिलिक एल्कोहल के H2O2 के साथ विक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो इससे ये CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा, CH के साथ OH जुड़ जाएगा और CH2 के साथ OH जुड़ जाएगा और इस प्रकार ग्लिसरॉल का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लिसरॉल का। और ग्लिसरॉल क्या है, एक है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, तो इसी के साथ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की बनाने की विधियां कंप्लीट होती हैं। पहली विधि हमने बसा या तेलों के साबुनीकरण से बसा और तेल को ग्लिसरॉइड या ट्राईग्लिसरॉइड कह सकते हैं अपने, जिसका क्षार की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो साबुन बनती है और साबुन के साथ साथ क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है और ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। प्रोपिलीन से हमने एक्रोलीन में चेंज किया प्रोपिलीन को, और एक्रोलीन से फिर हमने ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किया जो क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। और तीसरा मेथड शर्करा के किण्वन से, जब शर्करा का किण्वन करवाते हैं तो किण्वन से कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। और संश्लेषण विधियाँ ऐसी विधियाँ जिनको उद्योगों में या प्रयोगशालाओं में प्रयोग में लेकर के ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। पहली विधि आती है प्रोपीन से और दूसरी है एक्रोलीन से। तो सबसे पहले एक्रोलीन का हाइड्रोजन प्रेरक की उपस्थिति में एलिलिक एल्कोहल में चेंज किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में इसको ग्लिसरॉल में बदल दिया। तो इसी के साथ आज हमारी ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियाँ कंप्लीट होती हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। और आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।